हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। जब भी आप अपने काम को सही तरीके से करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में जो बात आती है वो है कि डिज़ाइन, कि उस प्रोडक्ट या प्रोसेस का डिज़ाइन कैसा हो, ताकि आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है या आपने जो डिज़ाइन सोचा है वो आप उसको कम्युनिकेट कर सकें, इसको विजुलाइज कर सकें कि वो देखने में कैसा लगेगा और उसकी वर्किंग कैसी होगी। तो इसके लिए आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहेगा कि आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कि आपको डिज़ाइन को कैसे कम्युनिकेट किया जाए ताकि आपका सप्लायर और मैन्युफैक्चरर उसको आसानी से समझ सके, कि जो वाइटल इन्फॉर्मेशन रहती हैं उनको बेहतरीन तरीके से समझे और उसमें कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो, वह उस प्रोडक्ट को हम बेहतर तरीके से बना सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बारे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, और वो प्रोजेक्शन के कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग पार्ट्स की या प्रोसेस की ड्राइंग्स को बनाते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिज़ाइन से, कि डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन ए टाइप ऑफ क्रिएटिविटी है जो कि किसी पर्पज से की जाती है, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सिस्टमैटिक, इनोवेटिव और एनालिटिकल तरीके से। अब ये सिस्टमैटिक, इनोवेटिव और एनालिटिकल मैनर क्या है और क्रिएटिविटी क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है? एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू और इमेजिनेटिव आइडिया इनटू रियलिटी। जब आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में लेके आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। सेकंड वन इज सिस्टमैटिक। किसी तरीकों को मतलब किसी काम को आप किसी फिक्स प्लान के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसको हम सिस्टमैटिक बोलते हैं। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। पहली है थोरो एंड एफिशिएंट। थोरो मीन्स उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास मतलब उसमें हो, आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन से करें, ग्रेट केयर से करें, हर छोटी छोटी और बारीक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है एफिशिएंट, मींस आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी या मैक्सिमम आउटपुट गेन करें मिनिमम एफर्ट से। थर्ड वन इज इनोवेटिव, कि आपके पास यदि कोई न्यू ओरिजिनल आइडिया आप प्रैक्टिकल रियलिटी में लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं इनोवेटिव। तो हमने यहाँ क्रिएटिविटी को जाना, सिस्टमैटिक को जाना और इनोवेटिव को जाना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनालिटिकल क्या होता है। एनालिटिकल मीन्स कि किसी काम को एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग, यहां पर दो वर्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं एनालिटिक्स। तो एनालिसिस क्या होता है? किसी काम को आप जब या किसी डाटा को आप छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट में तोड़ लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं एनालिसिस। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, एक क्लास में आपके पास रिजल्ट है 1 से लेके आपके पास 100 जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा आपके पास है। यदि आपको बोला जाए कि इसमें से आप इनको बताओ कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स के आपके पास 0 से 30% कितने स्टूडेंट्स के आए, 30 से 60% कितने स्टूडेंट्स के आए, और 60 से 100% जो मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट्स के आए, तो आप इसको बताने में एक मुश्किल हो जाती है आपको। तो आप क्या करते हैं, उस डाटा को यदि आप कैटेगराइज कर लेते हो, आप क्या करते हो, आप एक स्केल बनाइए, 0 से 30% जिस स्टूडेंट्स के आए आप उनको अलग से कर लेते हैं, 30 से 60% जो मार्क्स ऑब्टेन है स्टूडेंट्स के, उन स्टूडेंट्स को हम अलग कर लेते हैं, और 60 से 100% जिन बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनको अलग से हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो अब आपके पास जो एक पूरी क्लास का डाटा था आपने उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया है अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये जो स्टडी है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस। तो दूसरा जो फ्रेंड्स जो वर्ड है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वो है लॉजिकल रीजनिंग। कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? इसमें दिया है कि गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स, कि गिवन जो आपके पास फैक्ट्स दिए हुए हैं और जो डाटा आपको दिया हुआ है, आप उससे अदर फैक्ट्स जो आपको नहीं पता है उसको आप निकालते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अभी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। कि हम 3 व्यक्ति ले लेते हैं, एक का नाम है राम, एक का है श्याम और थर्ड का है मोहन। अब हमें जो दिया गया है डाटा, गिवन फैक्ट जो हमें दिया गया है कि राम है वो श्याम से बड़े हैं, तो हमें ये डाटा दिया गया है। और एक और डाटा दिया गया है कि श्याम जो एज में बड़े हैं
वो है मोहन से एज में बड़े हैं। तो हम राम श्याम से बड़ा है और श्याम मोहन से बड़ा है। तो हम इस डाटा से ये जो दो फैक्ट्स हमें दिए गए हैं, इससे थर्ड कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि यदि राम श्याम से बड़ा है और श्याम मोहन से बड़ा है तो राम है वो मोहन से बड़े हैं। ये डाटा हमने निकाला जो हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ डाटा था उससे। तो ये जो हमने थर्ड डाटा डिड्यूस किया है, तो इस जो मेथड है, ये जो मेथड है, ये तरीका है, उसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। अब ये क्वेश्चन आता है कि डिजाइन हमने पढ़ लिया कि डिजाइन क्या होता है, इस डिजाइन का गोल क्या है। तो फ्रेंड्स गोल के बारे में बात करें तो डिजाइन का जो मेन गोल होता है कि इसकी फॉर्मल प्रॉपर्टी के बारे में डिटरमाइन करना कि इसकी फॉर्मल प्रॉपर्टी क्या रहती है। फॉर्मल प्रॉपर्टी मींस कि उसकी यूजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कस्टम्स और कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके बारे में हम बताते हैं अपने डिजाइन डाटा में। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल मीन बाहरी, कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण, बाहरी गुण कि आपका फिजिकल मतलब आपका साइज, उसका साइज क्या है, उसका वेट कितना है, उसका शेप, उसका कलर, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, जो कि हम एक डिजाइन अपने डिजाइन में डिटरमाइन करते हैं, डिजाइन इंफॉर्मेशन में डिफाइन करते हैं। थर्ड वन इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल इंटरलेशन, मीन्स उसका फंक्शन क्या रहेगा और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनका क्या कोरिलेशन है, उनका अरेंजमेंट क्या रहेगा, उनको कैसे काम करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने डिजाइन में देते हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाती हैं। सो नेक्स्ट इज कि हमने डिजाइन कर लिया, अब कर लिया है, सोच लिया उसके बारे में, उस डिजाइन की आउटपुट क्या रहेगी। फ्रेंड्स डिजाइन की आउटपुट क्या होती है? डिजाइन की आउटपुट रहती है कि जो हमने एफर्ट्स किए हैं उसकी एक आउटपुट रहेगी, मतलब आपके डिजाइन का आउटपुट रहेगा कोई रियल वैल्यू प्रोडक्ट, मतलब आप जो भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो प्रोडक्ट या जो देखते हैं वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो एक सिस्टम हो सकता है कि किसी काम करने का तरीका हो सकता है, वो एक प्रोसेस हो सकती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, स्टैंपिंग प्रोसेस है, वो किसी प्रोसेस का डिजाइन हो सकता है, सिस्टम हो सकता है और वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो एक डिजाइन आउटपुट में डिटेल जो प्रोडक्ट है या सिस्टम है, प्रोसेस है फ्रेंड्स, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। अब हमारा जो 3 डायमेंशनल डिजाइन बनाते हैं, जैसे कैड है या हमारे जो भी हमारे 3D सॉफ्टवेयर है, कैटिया है, प्रोई है, जो 3D सॉफ्टवेयर है उसमें हमारा जो 3 डायमेंशनल डाटा रहता है उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि हम 3D डाटा को इजीली यूज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो 3D मॉडल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, बट वो एज प्रोडक्ट का जेन्युइनिटी रियल लुक देते हैं हमें, बट उसके कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं। जो पहला जो कंस्ट्रेंट है मीन्स वो है कि उनके पास बहुत ही कि 3D डिजाइन में बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन रहती है जो कि रीड और डिस्प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप किसी सिंपल ब्लॉक को फ्रेंड्स डिजाइन करते हैं, ये हमने एक सिंपल ब्लॉक बना लिया है, यदि मैं इसका डिजाइन करता हूं 3D डाटा में तो इसको पढ़ना और इसको समझना आसान है। बट यदि मैं एक पार्ट्स या किसी ऑटोमोबाइल को डिजाइन करता हूं या किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिजाइन करता हूं और उसको 3D डाटा में रिप्रेजेंट करता हूं तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, उसके एवरी एस्पेक्ट, उसकी हर डायमेंशन को आप स्टडी करने में आपको मुश्किल होगी। कुछ आपका उसको व्यू जो 100% मतलब जो इन्फॉर्मेशन, जो वाइटल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसको हमें ग्रैब करने में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सेकेंड मीन इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट ऑन 2D पेपर। जब हम अपने इस 3D डाटा को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मतलब ड्राइंग हम जब इसकी बनाते हैं और अपने मैन्युफैक्चरर या हम अपने सप्लायर को इसके लिए देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए देते हैं, तो यदि हम एक 3D ऑब्जेक्ट को ही 2D ड्राइंग पे बना के दे दें तो वो बहुत ही डिफिकल्टी रहेगी उसको समझने में और उसको बनाने में, क्योंकि 3D डिजाइंस एक 2 डायमेंशनल पेपर पर जब इसको हम बनाते हैं या उकेरते हैं तो वो बहुत से इल्यूजन क्रिएट करता है। डिफिकल्ट फॉर मैन्युफैक्चरर टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट, इसमें बहुत सी डायमेंशन आपकी हिडन रहेंगी या वो बहुत ज्यादा इतनी कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो आप उसमें इंफॉर्मेशन आपका लॉस होने का डर आपको रहता है। तो जैसा कि सर हमने आपको दिखाया है, ये एक ट्राइबार विजुअल इल्यूजन है जो कि ऑस्कर
सर ने बनाया था, ए, इसको देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं हम सी। ये अब इसके ए बार को देखते हैं तो आपको क्लियर नजर आता है, उसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। या आप इसके बी बार को देखते हैं तो बी को भी आप इजीली अंडरस्टैंड करते हैं और सी को भी आप इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। बट जब आप इस पूरी स्ट्रक्चर को, पूरे इस 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को, जो कि 3D का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, देखते हो तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ही 3 डायमेंशनल को जब हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है जो कि आपकी वाइटल इंफॉर्मेशन को लॉस कर सकता है, ठीक है, जो कि आपके बाद में मैन्युफैक्चरर को दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें एक ऐसा मेथड चाहिए कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी ज्योमेट्री के बारे में हो सकती है, उसको प्रिसाइजली बता सकें ताकि मैन्युफैक्चरर उसको इजीली तरीके से बना सके, जो कि किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को या प्रोसेस को बनाने के लिए जरूरी है। तो वो जो मेथड है उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक लैंग्वेज की तरह है। जिस तरह आप अपने इंफॉर्मेशन को या थॉट्स को अपने सामने खड़े व्यक्ति को कम्युनिकेट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन में बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे वो कम्युनिकेशन लॉस हो सकता है। जिसमें पहला जो फैक्टर है वो है कि आपका उसको व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन बताने का तरीका है वो क्या है। दूसरा है उस व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग पावर, कि वो उस इन्फॉर्मेशन को कैसे समझता है। तो तीसरा जो फैक्टर है वो है आपके आसपास का इन्वायरमेंट। यदि वो आसपास का इन्वायरमेंट आपका ज़्यादा नॉइजी है तो आपका इन्फॉर्मेशन जो आप उस व्यक्ति को बताना चाह रहे हैं वो लॉस हो सकता है। तो इस तरह से इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी हम ऐसा ही कुछ कंसेप्ट लेके चलते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन, जो डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू आप बताना चाह रहे हैं, वो लॉस ना हो, वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, वो क्रिटिकल पॉइंट्स, वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आप अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को दे सकें। इसके लिए हम जो प्रोजेक्शन मेथड है उनको यूज़ करते हैं और आपका मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट या सर्विस को उस क्वालिटी लेवल तक और बेहतर लेवल तक बना सके, वो ये इंश्योर करते हैं। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को और किसी लैंग्वेज में किस तरह से कम्युनिकेट रहते हैं, इसके बेसिकली 2 रोल्स रहते हैं। किसी लैंग्वेज के लिए 2 चीज़ें मायने रखती हैं। वर्ड ऑर्डर मीन्स आपके उसके वर्ड की, उसकी ग्रामर्स की, हेल्पिंग वर्ड और सब्जेक्ट, ये कहाँ लगेंगे, कहाँ नहीं लगेंगे, तो ये वर्ड ऑर्डर आपका हो गया। दूसरी है स्पेलिंग। इस 2 चीज़ों से मिलके कोई लैंग्वेज आपकी बनी होती है। आप उस लैंग्वेज को आसानी से मतलब लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। सेम फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में भी ऐसा ही है। इसके भी 2 ही रूल हैं कि आपका लेआउट रूल, कि आप उसको कैसे बनाते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरर को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एंड मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, कि वो उसको कैसे बनाना है। ये 2 चीज़ें फ्रेंड्स इसकी मायने रखती हैं। तो पहले लेते हैं कि लेआउट रूल। लेआउट रूल में क्या आता है, हाउ टू ड्रा द आर्टिफैक्ट, कि उस आर्टिफैक्ट को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे बताना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। इसमें रहता है कि आप इसको 3rd एंगल प्रोजेक्शन बनाते हो, 1st एंगल प्रोजेक्शन में आते हो। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक प्रोजेक्शन के मेथड्स हैं, 3rd एंगल, एक्सोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव। तो आज हम बेसिकली पर्सपेक्टिव व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन और कटिंग प्लेन्स, कि आप इसको किसी ऑब्जेक्ट को आप सेक्शन कटिंग के थ्रू आप दिखाते हैं कि ये, यदि इसको बीच से देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। इस तरह से आप सेक्शन कट करके इसका आपको दिखाते हैं और वहाँ पे मेंशन भी होता है कि ये सेक्शन ए, जैसे इनको नेमिंग कर देते हैं हम ए, तो ये सेक्शन ए है हमारा। तो इस तरह सेक्शन कट करके हम इसको दिखाते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन आप एक 2D में या उस पर्टिकुलर व्यू में आप नहीं दिखा पाते हैं। ऑक्सिलरी प्रोजेक्शंस और व्यू, अलग अलग व्यू की आप इस आर्टिफैक्ट को अलग अलग व्यू से देखेंगे तो उसको अलग अलग व्यू कैसा दिखाई देगा, वो इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें रहती है और उसके तरीके कौन कौन से हैं वो भी। तो ये हमारा हो गया लेआउट रूल। सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, कि उसको कैसे बनाना है, कि हाउ टू मैन्युफैक्चरिंग इट। इसमें फ्रेंड्स रहता है कि उसकी साइज क्या रहेगी, उसका शेप क्या रहेगा, उसकी सरफेस फिनिश क्या रहेगी, उसकी डायमेंशन टॉलरेंस, कि उसकी कौन सा हिस्सा कितना बड़ा है छोटा रहेगा, उसका रेडियस, जो भी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में होती है, या हमारी फर्दर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉलरेंसेस क्या रहेंगी, कि किसी पार्ट को बनाने के लिए जो डेविएशन आपको दिया जाता है वो क्या रहेगा, एंड असेंबली की इंफॉर्मेशन, की आपके इसमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितने सब पार्ट लगे हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स इसके अंदर रहती है। अब पहले जो हमारा रूल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
जो कि हमारा मेनली हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ड्राइंग लेआउट रूल, कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, आपके डिजाइन इंफॉर्मेशन को कैसे ड्रॉ करना है एक 2D डायमेंशनल पेपर पर। इसको डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं कि द प्रोजेक्शन मेथड यूज्ड टू डिस्क्राइब द आर्टिफैक्ट, ये एक प्रोजेक्शन मेथड है कि एक आर्टिफैक्ट को कैसे डिस्क्राइब किया जाए उसके 3 डायमेंशनल व्यू को एक 2 डायमेंशनल पेपर के ऊपर, उसको बोलते हैं लेआउट रूल। अब इसके फ्रेंड्स मेनली इनको 2 चीजों में, 2 मतलब सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड पैरेलल प्रोजेक्शन। आज हम बेसिकली पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन फ्रेंड्स 3 टाइम कैटेगराइज करते हैं, 3 पॉइंट में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। 3 तरह के होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जो हमारे पैरेलल प्रोजेक्शंस हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑक्सोनोमेट्रिक, ओब्लिक और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में है फ्रेंड्स, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वो मेजरली हमारा यूज होता है, बट हम 1 बाय 1 हम सारे ही जो जितने पैरेलल प्रोजेक्शन के जो सब पार्ट्स हैं, उनको मेथड्स हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। जो ऑक्सोनोमेट्रिक है, ओब्लिक है, इनको हम सब डिवाइड कर दें तो ऑक्सोनोमेट्रिक जो हमारा पैरेलल व्यू प्रोजेक्शन है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक। और ओब्लिक प्रोजेक्शन को हम कैबिनेट एंड कैविलर, एंड ऑर्थोग्राफिक जो कि फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल हमारे पैरेलल प्रोजेक्शन के पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं, बट हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है और इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन चीज़ों के लिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हमारा यूज होता है। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 2 मेनली व्यू हमारे डिस्कस किए, एक था पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड पैरेलल प्रोजेक्शन। अब इनको हम 2 स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा पर्सपेक्टिव, ऑक्सोनोमेट्रिक और ओब्लिक प्रोजेक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब देखना, किसी चीज को विजुअल करना, देखना। इसमें हम क्या करते हैं, ये टेक्निक्स हैं जिसमें हम इमेज बनाते हैं, किसी चीज की डायग्राम बनाते हैं, या एनिमेशन के थ्रू हम मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं। सेकंड, जैसे कि हमने बताया इसमें कि हमारे यहाँ पे एक चेयर की इमेज बनी हुई है, यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर पार्ट की इमेज बनाई हुई है और एक डायग्राम हमने यहाँ पे दिखाया आपको। तो ये सब इस तरह की जो प्रोजेक्शन है वो हम विजुअलाइजेशन कैटेगरी में लेके आते हैं। और ये 3 टाइप के हमारे जो प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव, ऑक्सोनोमेट्रिक एंड ओब्लिक, ये इस कैटेगरी में, विजुअलाइजिंग कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। सेकंड वन इज ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को फ्रेंड्स हम कैटेगराइज करते हैं स्पेसिफिकेशन में, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजाइन। इसमें हम डिजाइन की डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं या अपने मैन्युफैक्चरर को, सप्लायर को ड्राइंग के थ्रू बताते हैं कि जो कि किसी पार्ट को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमने एक आपको ड्राइंग दिखाई है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हर एक डायमेंशन को अच्छी तरह से दिखाया गया है कि इसकी टोटल डायमेंशन क्या है। यहाँ पे एंगल हो गया आपका, इसका फ्रंट व्यू या साइड व्यू क्या है, सेक्शन कट करके यहाँ दिखाया है। तो एवरी इंफॉर्मेशन जो कि इस पार्टिकुलर पार्ट को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो सारी इंफॉर्मेशन इसमें हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन वर्ड की ओब्लिक प्रोजेक्शन है, ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। अब ये हम डिस्कस कर लेंगे प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन है एक 3 डायमेंशनल पॉइंट ऑन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। जबकि आप 3 डायमेंशनल किसी ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल प्लेन पे बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो मेथड है, जो मैपिंग का जो तरीका है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक है, अब इसको इस पर्टिकुलर ब्लॉक की जब 6 डायमेंशन है, जिसको हम देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट से बंदा इसको व्यू कर रहा है, एक बैक से, एक इसको राइट साइड से, इसको लेफ्ट साइड से, एक टॉप एंड बॉटम। ये 6 व्यू हैं जो हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ले रहे हैं। तो इस 6 व्यू को हम
टू डायमेंशनल में प्रोजेक्ट करते हैं, ये हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको टू डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि बैक व्यू, जो बंदा बैक साइड से देख रहा है उसको ये पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो लेफ्ट साइड से देख रहा है उसको इस साइड से दिखाई दे रहा है। तो टॉप, फ्रंट और राइट साइड और बॉटम साइड से हम देख सकते हैं कि इस तरह के व्यू उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, जो कि देखता है। इस तरह के व्यू हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो हमने अब प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता क्या है, जो कि हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। प्रोजेक्शन विच ग्राफिकली अप्रोक्सीमेट्स द इमेज ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये प्रोजेक्शन का मेथड है जो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अप्रोक्सीमेट करता है, मतलब बताता है ऑन ए 2 डायमेंशनल पेपर पर कि जैसा वो हमें विजुअल परसेप्शन में दिखती है, कि किसी चीज को हम विजुअली जैसा देखते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से, उसको हम 2 डायमेंशनल पेपर पर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने दो जो वर्ड हैं जो मेनली सुनने को मिलते हैं वो है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? बी सिमिलर टू समथिंग इन क्वालिटी, नेचर एंड क्वांटिटी। मीन्स ग्राफिकली अप्रोक्सीमेट, वो ग्राफिकली बताता है कि इसकी क्वालिटी, नेचर और क्वांटिटी कैसी है, कोई ऑब्जेक्ट इसकी नेचर, क्वालिटी में, नेचर में, क्वांटिटी में कैसा दिखता है। सेकेंड वन इज परसेप्शन, कि आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं आपकी 5 सेंस के थ्रू। जैसे कि हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं वो देखना, सुनना एंड टच, हाथ से जो हम टच करके देखते हैं, स्मेल लेना और टेस्ट करना। ये जो हमारी फ्रेंड्स 5 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस से किसी चीज को हम कैसे देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलते हैं परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन मीन्स हम किसी चीज को विजुअली कैसा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको कैसा समझते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल परसेप्शन। तो कि विजुअल परसेप्शन में जो हमें दिखाई देता है, उस परसेप्शन को, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के परसेप्शन को, उस इंफॉर्मेशन को हम 2 डायमेंशनल पर जब रिप्रेजेंट करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो यहां पर आपको एक डायग्राम हमने दिखाया है, एक इमेज ऐसी दिखाई है जहां पे एक ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमारा ऑब्जर्वर पॉइंट है और इस पॉइंट से हम इसको, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और इसको 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन प्लेन, जिसमें हम हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं, ये जो हमारा है, ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है, जो कि एक 2 डायमेंशनल है। इसको हम लेते हैं x, इसको y लेते हैं, तो एक 2D हो गया हमारा 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन प्लेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक एलिफेंट का पिक्चर आपको दिखाया है, जिसमें चिल्ड्रंस अपने आंखों पे पट्टी बांध के इसको टच करके देख रहे हैं। यदि आप इन सभी बच्चों से पूछेंगे कि एक एलिफेंट कैसा होता है, तो जिस चिल्ड्रन को, बच्चे को आप देख सकते हैं कि जिसमें इसने अपने हाथी दांत पकड़े हुए हैं, तो वो अपने इस दांत के बारे में डिफाइन करेगा कि एक हाथी होता है जिसके दांत होते हैं, इसके लंबे लंबे दांत होते हैं। जिसने इसकी सूंड पकड़ी हुई है तो वो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करेगा। जो उसकी स्ट्रक्चर को हाथ लगा रहा है, पैरों को हाथ लगा रहा है, उसको पैरों के हिसाब से उसको डिफाइन करेगा। तो मतलब हम जो हमारा टच पर्सपेक्टिव है उससे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसको हम अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमारी टच है, हमने हाथ लगा के या छू कर किसी चीज़ को कैसा महसूस किया है, उसको बोलते हैं टच पर्सपेक्टिव। किसी चीज़ को देख के हमने कैसा महसूस किया कि कैसा दिखता है हमें, कैसा हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलते हैं विजुअल परसेप्शन बेसिकली। तो जो हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है फ्रेंड्स, वो 3 टाइप का होता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो हम डिस्कस करते हैं हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो इससे पहले यहाँ एक इमेज आपको दिखाई गई है, इसमें हमारा ये एक ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा 2D प्लेन है और ये हमारी 3D इमेज है, या 3D व्यू कह सकते हैं इसको। ये हमारा 3D व्यू है। अब इस 3D व्यू को एक ऑब्जर्वर कैसे देखता है, उसको हम क्या करते हैं, एक 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन प्लेन जिस पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, इमेजिनरी प्लेन, तो इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं।
तो ये हो गया हमारा 2D प्लेन, और थ्री डायमेंशनल व्यू को हम इस 2D पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये ऐसा मेथड, ऐसा व्यू जैसा इसको ऑब्जर्व हो रहा है, इसके विजुअल पर्सपेक्टिव, जो विजुअल पर्सपेक्टिव से समझता है उसको, वैसे ही इसके टू डायमेंशनल पेपर पे इस पे रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इसकी टर्म्स एंड डेफिनेशंस क्या हैं, उसको हम समझ लेते हैं। पहला है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज लोकेशन ऑफ आई ऑन विच प्रोजेक्टेड लाइट रेज कन्वर्ज, कि ये वो पॉइंट होता है जहां पर, जैसे कि आप किसी ब्लॉक को देख रहे हैं यहाँ पे, जहां पर सारी जो प्रोजेक्शन लाइन है वो आपको कन्वर्ज होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ यदि हम अपनी आंख को, यहाँ पर हम इसको माने यहाँ पे ऑब्जर्वर, और हम किसी पर्टिकुलर एंगल से या इस व्यू से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जहाँ पर ये लाइनें जो हमारी प्रोजेक्टेड लाइट रेज कन्वर्ज होती दिखाई देती हैं या कन्वर्ज होती हैं, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, COP। सेकेंड वन इज कि जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको, एक लेडीज है जो कि हमारे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के इस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम ट्रांसपेरेंट प्लेन मानते हैं। अब इसको इस पर्टिकुलर व्यू से, सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, उसको ये 2 डायमेंशनल पेपर पे रिप्रेजेंट कर रही है कि ये 2 डायमेंशनल पेपर पे इसको उकेरें तो ये कैसा दिखेगा, सेम इसको ये इस पेपर पे रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्शन प्लेन है, एंड सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है। सेकंड वन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑन विच पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, मतलब किसी चीज की हम पिक्चर बनाते हैं, इन पर्सपेक्टिव इज फॉर्म, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जिस पर्सपेक्टिव से हम उसको ऑब्जर्व कर देते हैं उसकी एक पिक्टोरियल, पिक्चर वाली प्रेजेंटेशन हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसमें दिख भी रहा है, इसमें हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलती है। तो वो जो प्लेन है उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑन लेवल ऑफ ऑब्जर्वर की, जो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वर है, ये लेडीज है, ये हमारी ऑब्जर्वर है, इनकी जो लाइन, जो इनकी ऑब्जर्व पॉइंट है, सेंटर ऑफ पॉइंट COP है, जो हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है, ऑब्जर्वर जो कि ऑब्जर्वर आई भी हम इसे बोल सकते हैं, उस लेवल पे जो लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच लेते हैं, वो लाइन है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर है, यदि ये जमीन पे, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आती है। बट यदि ये बंदा किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ के देखता है तो इसकी ऑब्जर्वर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमें सेम पॉइंट पे यहाँ दिखाई देती है। फोर्थ पॉइंट है वेनिशिंग पॉइंट। जैसे कि फ्रेंड्स नेम ही सजेस्ट कर रहा है इसका, वेनिश मतलब गायब हो जाना, वेनिशिंग पॉइंट, एक पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वो पॉइंट जिसमें सारी पैरेलल लाइंस, जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं, जो हमें यहाँ दिखाई देती हैं, पैरेलल लाइंस हैं, वो कन्वर्ज होती दिखाई देती हैं। एक पॉइंट आपको बेसिकली दिखाई देता है जो कि एक इन्फिनिटी जैसा हमें सीम्स होता है, दिखाई देता है कि एक पैरेलल लाइंस हमारी कन्वर्ज हो जाएंगी और एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगी, जहाँ पे इसकी जो लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की, उसकी जो चौड़ाई है और उसकी हाइट है, वो सीम्स टू बी वेनिश, मतलब आपको गायब हो जाएंगी, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगी, वो आपकी वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ और हाइट आपको बिल्कुल जीरो दिखाई दे पड़ेगी, उसको बोलते हैं वेनिशिंग पॉइंट। तो जैसे हमारे सामने बेसिकली 2 व्यू हैं, ये हमारे ट्रेन की जो लाइंस रहती हैं वो दिखाई दे रही हैं, इसके हम थोड़े से ये जो स्ट्रक्चर हमारी बनी हुई है, यदि हम इस व्यू से देखें, यदि हम इस व्यू से देखते रहते हैं, इसको इस व्यू से देखते हैं, तो एक अंतराल के बाद, एक दूरी के बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है सिवाय एक पॉइंट के। आपकी जो रेल लाइंस हैं और जो आपकी स्ट्रक्चर है, एक पॉइंट आपको दिखाई देता है जिसकी जो हाइट है, बेसिकली ये हाइट वहाँ पर जीरो नहीं होती है, बट ये हमें दिखाई देती है कि वहाँ पर जीरो हो गई है। रेल लाइंस कभी मीट नहीं करती, फिर भी हमें यहाँ मीट होती दिखाई देती हैं। तो वो जो पॉइंट है जहाँ पर
किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी व्यू का जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है वो हमें वेनिश होती हुई, बिल्कुल मिटती हुई, जीरो दिखाई देती है, उसको बोलते हैं वेनिशिंग पॉइंट। जैसे कि आपने किसी रोड साइड पे बहुत ज़्यादा जो हमारे पिलर्स हैं या बिजली के खंभों को देखा होगा, यदि वो लंबी दूरी तक आपको दिखाई देते हैं तो एक पॉइंट पर जाके आपको वो दिखाई देना बंद कर देते हैं, सिवाय आपको एक पॉइंट नजर आता है, एक पॉइंट नजर आता है आपको इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर, इन्फिनिट मीन्स बहुत लंबी दूरी पे, तो उसको बोलते हैं हम वेनिशिंग पॉइंट। फिफ्थ इज सेंटर ऑफ विजन। सेंटर ऑफ विजन मीन्स पॉइंट ऑन पिक्चर प्लेन, ये हमारा पिक्चर प्लेन कह सकते हैं इसको, या प्रोजेक्शन प्लेन हम कह सकते हैं। पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इमर्जिंग फ्रॉम स्टेशन पॉइंट, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ग्राउंड लाइन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राउंड प्लेन एंड पिक्चर प्लेन, हमारा पिक्चर प्लेन ये है एंड हमारा ग्राउंड प्लेन, ये हमारा ग्राउंड प्लेन है, ये हमारा पिक्चर प्लेन है, तो इनके इंटरसेक्शन की जो लाइन है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम ग्राउंड लाइन। तो ये जो डिफरेंस डेफिनेशन हमने पढ़ी कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, सेंट्रल लाइन क्या होती है, पिक्चर प्लेन क्या होती है, ये इस ग्राफ में आपको दिखाया गया है। सेवंथ इज फोरशॉर्टनिंग। फोरशॉर्टनिंग मीन्स द विजुअल इफेक्ट cause an object or distance to be appear shorter than its actuality, मीन्स कोई चीज आपको छोटी दिखाई देती है उसके एक्चुअल डायमेंशन से, उसके एक्चुअल साइज से, उसको बोलते हैं फोरशॉर्टनिंग। ये एक विजुअल इफेक्ट है जो कि हमें दिखाई देता है फ्रेंड्स, बट ये ऐसा होता नहीं है। आपको इस पिक्चर के थ्रू हम समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा ये शूज है, शू का साइज आदमी की जो साइज है उससे बहुत छोटा रहता है, बट क्योंकि ये हमारे ऑब्जर्वर, यदि हम इसको ऑब्जर्वर को यहां मानूं मैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर की साइड है तो ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, और ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर व्यक्ति की, वो हमें इस शूज के मुकाबले बिल्कुल इक्विवेलेंट दिखाई हमें दे रही है, जो कि रियलिटी में बहुत ज्यादा जूते से बड़ी है, क्योंकि ये जो चीज है जो ऑब्जर्वर के बिल्कुल नजदीक है और जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऑब्जर्वर से दूर है। तो ये एक विजुअल इफेक्ट है, तो ये एक क्या है, विजुअल इफेक्ट है, जो कि हमें चीजों को दूर जो चीजें होती हैं, डिस्टेंस में जो चीजें होती हैं ऑब्जर्वर से, वो छोटी दिखाई देती हैं, और जो ऑब्जर्वर के नजदीक जो चीजें होती हैं उनको वो बड़ा दिखाता है। इसको हम बोलते हैं फोरशॉर्टनिंग। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ये एक हैंड है, इसमें जब हम हाथ को सीधा रखते हैं तो ये हमें जो हमारी छोटी उंगली है इसकी लेंथ बड़ी दिखाई देती है, और यदि हाथ को आप अपनी तरफ कर लें, अपनी स्क्रीन की तरफ कर लें, अपनी आंखों को देखें ऐसे, तो ये हमें छोटी दिखाई देती है। बेसिकली यदि अपने हाथ को आप फ्लैट कर लेते हैं तो वही डायमेंशन, उसकी उंगली की डायमेंशन हमें अलग साइज हमें दिखाई देता है। तो ये जो इफेक्ट है, विजुअल इफेक्ट है, इसको हम फोरशॉर्टनिंग कहते हैं। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है फ्रेंड्स, वो जो इमेज प्रोड्यूस करता है टू डायमेंशनल में, वो हमें नेचुरल लुक देती हैं, क्योंकि जो चीज़ें रियलिटी में भी जो चीज़ें हमारे नज़दीक रहती हैं वो हमें थोड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, और जो चीज़ें हमसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती हैं। तो इसलिए एक नेचुरल लुक हमें मिलता है, जैसे कि हमारी आंखें नेचुरली देखती हैं। अब ये जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो ये पर्सपेक्टिव व्यू है वो तीन टाइप में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो हम पहले स्टडी कर लेते हैं कि हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। व्हेन एनी ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस की फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे 3 एक्सिस होते हैं, प्रिंसिपल एक्स, वाई एंड जेड, इंटरसेक्ट विद प्रोजेक्शन प्लेन। ये हमारा फ्रेंड्स प्रोजेक्शन प्लेन है। जब कोई भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करती है हमारे प्रोजेक्शन प्लेन को, तो उसमें जो व्यू बनता है, तो उसमें जो व्यू बनता है, तो उस व्यू को, जिसमें कि बेसिकली एक हमारा एक वेनिशिंग पॉइंट बनता है, उस व्यू को हम बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मीन्स जब प्रोजेक्शन प्लेन को हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करती है और एक वेनिशिंग पॉइंट बनता है,
तो वो जो व्यू है उसको बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। आइए इसको समझ लेते हैं पिक्चर के थ्रू। अब जैसे कि आप एक किसी अर्बन सिटी में जाते हैं तो आपको ढेर सी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक ये रोड है हमारी, एक बहुत लंबी रोड को जब आप ऐसा देखते हो तो इस रोड पे पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप कोई बिल्डिंग्स बिल्कुल दिखाई देना बंद कर देते हैं और केवल आपको एक पॉइंट नजर आता है इसके छोर पे, इस एंड पॉइंट पे। तो ये जो व्यू है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन। और ये हो गई हमारी जेड एक्सिस, ये है वाई और ये है एक्स। तो ये एक जो हमारी एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है इस व्यू के, और एक हमें वेनिसिंग पॉइंट दिखाई देता है। तो ये जो व्यू है ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू इसको हम कह सकते हैं। जैसा कि इसमें है, इस व्यू में भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको एक वेनिसिंग पॉइंट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के यदि देखते हैं तो आपको एक वेनिसिंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है। तो फ्रेंड्स ये जो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है ये यूज होता है हमारा रोड्स को दिखाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को हाईलाइट करने के लिए, हॉलवेज के लिए, बिल्डिंग व्यू को दिखाने के लिए, ताकि वो एक्चुअल नेचुरल लुक लगे। तो सेकंड वन इज फ्रेंड्स टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। जैसा कि नेम में दिखाया गया टू पॉइंट, जिसमें दो पॉइंट हैं। कौन से पॉइंट है फ्रेंड्स? टू पॉइंट पर्सपेक्टिव कंटेन्स टू वेनिसिंग पॉइंट। इसमें हमें दो वेनिसिंग पॉइंट फ्रेंड्स ऑब्जर्व होते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमें वेनिसिंग पॉइंट कहां मिलते हैं। फ्रेंड्स जैसा ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, जब आप इस ऑब्जेक्ट को इस व्यू से देखते हैं तो हमें यदि इस ब्लॉक को आपको ऐसे दिए जाएं, ऐसे रख दिए जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी जो लेंथ है, बैथ है और हाइट है वो आपको वेनिश होती हुई दिखाई देती है, सीम्स करती है, एक विजुअल इफेक्ट बनता है। तो एक हमारा पॉइंट वेनिशिंग पॉइंट ये है। सेकंड वेनिशिंग पॉइंट ऐसा ही फ्रेंड्स, यदि हम ब्लॉक को इस पॉइंट पे देखते हैं, ऐसा रख दें, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमें इसकी लेंथ, बैथ और हाइट आपको 0 दिखाई देगी। अब फ्रेंड्स बात आती है थर्ड वेनिशिंग पॉइंट की। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम इसको जब इग्नोर कर देते हैं, थर्ड वेनिशिंग पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसके ऊपर को ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस पॉइंट को आउट ऑफ व्यू, जब हमें इसको व्यू में नहीं दिखाना होता है, तो ये जो व्यू है इसको हम बोलते हैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसमें हमें टू वेनिशिंग पॉइंट ऑब्जर्व होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये वो लाइन है फ्रेंड्स जहां पे हमें वेनिशिंग पॉइंट ऑब्जर्व होते हैं। अब बेसिकली 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज सिमिलर। उनमें एक ही डिफरेंस मेनली रहता है कि आप जो थर्ड वेनिशिंग पॉइंट है उसको हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इग्नोर कर देते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं एक पिक्टोरियल डायग्राम से। यहाँ पे एक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स यदि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, यदि हम इसको इस डायरेक्शन व्यू देखते हैं तो हमारी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमें बिल्डिंग्स का जो व्यू है दिखना बंद हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं वेनिशिंग पॉइंट। तो हमारा एक वेनिशिंग पॉइंट ये हो गया। इसी तरह से यदि हम इस तरह से इस साइड से व्यू हमें देखते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमें भी ये बिल्डिंग का व्यू देखना बंद हो जाता है। तो सेकंड वेनिशिंग पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ पे हमें 2 वेनिशिंग पॉइंट फ्रेंड्स ऑब्जर्व होते हैं। तो इस टाइप का जो व्यू है उसको बोलते हैं हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। तो अब इसको कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स? इसको बनाने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ए पॉइंट ले लेते हैं हम, ये भी, इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। जब इनको हम मिलाते हैं तो इंटरसेक्ट करते हैं ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस तरह से इनको व्यू को हम यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग या जो भी व्यू हम बनाना चाहते हो हम बना सकते हैं। इस तरह से इनको हम ड्रॉ करते हैं। बट मेन पॉइंट ये है कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें 2 वेनिशिंग पॉइंट ऑब्जर्व होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें 2 केस हमारे बनते हैं कि जो हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है तो 2 केस इसमें हम कैटेगराइज करते हैं। बिलो हॉरिजन प्लेन, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजन प्लेन, ये हमारा हॉरिजन लाइन है जो, इसको हम हॉरिजन प्लेन भी कहते हैं, हॉरिजन लाइन से यदि हमारा ऑब्जेक्ट
बिलो है, उससे नीचे है, तो हमें क्या फ्रेंड्स दिखाई देता है, यदि कोई चीज़ हम नीचे दिखाई देते हैं, अपने व्यू से नीचे दिखाई देखते हैं, तो हमें इसका टॉप व्यू दिखाई देता है। और जब हम किसी चीज़ को ऊपर नीचे से देखते हैं तो हम इसका बॉटम व्यू हमें दिखाई देता है। तो अभी इस व्यू में यदि हमारा ऑब्जेक्ट बिलो हॉरिजन प्लेन है तो हमें इसका टॉप व्यू दिखाई देगा। एंड सेकेंड वन इज अबव हॉरिजन प्लेन, यदि हमारा ऑब्जेक्ट हॉरिजन प्लेन के अपसाइड है तो फ्रेंड्स देखा हमें यहाँ पे हमें इसका बॉटम व्यू हमें दिखाई देता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है तो हमें इसका बॉटम व्यू दिखाई दे रहा है, इसमें हमें टॉप व्यू इसका दिखाई दे रहा है, बट इस केस में हमें इसका टॉप व्यू दिखाई दे रहा था। तो यदि हम इनको 2 डायमेंशनल पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इसमें हमें बॉटम व्यू दिखाई देता है। ये हमारा बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इसमें हमें इसका टॉप व्यू हमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स थर्ड इज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मीन्स 3 मीन्स 3, जिसमें हमारे 3 कोई पॉइंट है वो हमें ऑब्जर्व होते हैं। कौन से पॉइंट हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्हेन इट कंटेन्स 3 वैनिशिंग पॉइंट। फ्रेंड्स जब हमें 3 वैनिशिंग पॉइंट ऑब्जर्व होते हैं, कहाँ ऑब्जर्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 एंड 1 अबोव और बिलो। वो जो थर्ड वैनिशिंग पॉइंट है वो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी ऑब्जर्व हो सकता है, वो नीचे भी ऑब्जर्व हो सकता है। तो 2 पॉइंट है, वैनिशिंग पॉइंट 1, ये हमारा वैनिशिंग पॉइंट 2। जो थर्ड है हमारा अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। वो कौन से केस रहेंगे जिसमें हमारा जो वैनिशिंग पॉइंट है वो अबव बिलो रहेगा, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमारे 3 वैनिशिंग पॉइंट हमें ऑब्जर्व होते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजन प्लेन रहेगा, हॉरिजन लाइन के नीचे रहेगा, तो यहाँ जो जिसमें हमें इसका टॉप व्यू दिखाई देगा। फ्रेंड्स यदि ऐसे हम इसको हाईलाइट कर देते थोड़ा सा, यदि हम इसको ऊपर से देखते हैं और साइड से देखते हैं, तो यदि साइड से देखने पर हमें एक वैनिशिंग पॉइंट यहाँ नजर आता है, दूसरा वैनिशिंग पॉइंट हमें यहाँ नजर आता है, और टॉप से देखने पर थर्ड वैनिशिंग पॉइंट हमें कहीं यहाँ पर इसका नजर आता है। सेम यदि हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी पढ़ा था, यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका बॉटम जो व्यू है वो हमें दिखाई देता है। इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। तो यदि आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो एक वैनिशिंग पॉइंट आपको यहाँ दिखाई देगा। यदि आप इस डायरेक्शन में देखते हैं, यदि धीरे से हम ब्लॉक रख देते हैं यहाँ पे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा तो हमें दिखने बंद हो जाएंगे, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड वैनिशिंग पॉइंट हमें यहाँ नज़र आता है, वैनिशिंग पॉइंट सेकंड। और यदि हम नीचे से देखते हैं इस, तो कहीं ऊपर, जब हम थर्ड को व्यू को इग्नोर नहीं करते हैं, तो कहीं ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट नज़र आएगा जहाँ पर हमें इसकी लेंथ, पेंथ और हाइट हमें वेनिश होती हुई दिखाई देंगी, तो इसको बोलते हैं थर्ड वैनिशिंग पॉइंट। अब ये हमें कहाँ नज़र आते हैं, ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ से एक बिल्डिंग है, जैसे कि इस व्यू में दिखाई देता है। यदि हमारा ऑब्जर्वर, हम यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर है, यदि वो इस व्यू से देखता है, यदि ये बिल्ड देखता है, तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे एक वैनिशिंग पॉइंट हमें नज़र आता है। यदि हम ऐसे ही बिल्डिंग्स यहाँ खड़ी कर दें तो फ्रेंड्स एक ऐसा पॉइंट आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे जहाँ पर हमें सब दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो हमारा सेकंड वैनिशिंग पॉइंट हम उसे डिफाइन करते हैं। थर्ड वन इज, यदि हमारा ऑब्जर्वर ऊपर की ओर दिखाई देखता है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमें एक बिल्डिंग दिखाई देना बंद हो जाएगी और हमें एक पॉइंट ही नज़र आएगा, तो ये हमारा थर्ड वैनिशिंग पॉइंट है। सेम केस फ्रेंड इसमें बनता है कि यदि हम किसी बिल्डिंग से, जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यदि हमारा ऑब्जर्वर यहाँ है और नीचे की ओर देखता है, तो सेम यदि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वैनिशिंग पॉइंट आपको यहाँ नज़र आता है, दूसरा वैनिशिंग पॉइंट आपको
एक वेनिशिंग पॉइंट आपको यहाँ नज़र आएगा, दूसरा वेनिशिंग पॉइंट आपको इस साइड नज़र आएगा, और तीसरा वेनिशिंग पॉइंट जो कि हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ये हम केस इससे रिलेट करता है। तो तीसरा वेनिशिंग पॉइंट आपको कहीं कहीं दूर ऐसे मतलब नीचे आपको नज़र आता है, तो इसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं, और इसमें तीसरा जो हमारा वेनिशिंग पॉइंट है वो कहाँ बनता है, और 2 वेनिशिंग पॉइंट हमें आपको पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू आपको समझा दिए। जो फ्रेंड्स जो हमारा जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये यूज होता है बिल्डिंग्स का व्यू दिखाने के लिए, अबव और बिलो जो हम व्यू देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आपको ढेर सारी ऐसी पिक्चर्स दिखाई दी जाएंगी जिसमें हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा यदि आप अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे, या आपके पास कोई बुक है, या कोई आपके पास डाटा है, या आप नेट पर सर्फिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे ये व्यू आपको नज़र आ जाएंगे। तो फ्रेंड डिसएडवांटेज क्या है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की, हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये रियलिस्टिक दिखता है, कि कैसे, जैसे हम नॉर्मल व्यू में देखते हैं कि जैसे हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वर है, कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं वो हमें बड़े दिखाई देते हैं। सेम ऑब्जेक्ट यदि एक पर्टिकुलर बहुत दूरी पर हो तो हमें छोटा दिखाई देता है। तो ऐसा ही व्यू हमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में दिखाई पड़ता है। जो चीज़ें हमारे नज़दीक रहती हैं वो बड़ी दिखाई देती हैं, जो हमारी दूर होती हैं वो छोटी दिखाई देती हैं, जिसको हम फोर शॉर्टनिंग के नाम से भी जानते हैं, जो हम पहले डिस्कस किए हैं। तो एक रियलिस्टिक लुक देते हैं, बट ये एग्जैक्ट जो हमारी शेप है और साइज है ऑब्जेक्ट की उसके बारे में नहीं बताता है। ये यदि इसको मैं ऑब्जेक्ट ए मानूं और ये बी मानूं, एक्चुअल में इनकी जो शेप साइज है वो सेम है, बट क्योंकि ये हमारे बिल्कुल नज़दीक है तो हमें बड़ी दिखाई दे रही है, और ये हमसे बहुत दूर है तो हमें छोटी दिखाई दे रही है। बट इनका साइज सेम है, बट दिखते ही ये बड़ी दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है। तो मतलब रिवेल नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट साइज क्या है उसका वो रिवेल नहीं करता है ये ऑप्टिकल। सेकेंड वन कि पैरेलल लाइंस टू बी डाइवर्ज, कि हमारी जो पैरेलल लाइंस हैं जो यहाँ आ रही हैं आपको कन्वर्ज होती दिखाई देती हैं, ठीक है। इसमें ये भी एक प्रॉब्लम हमें दिखाई जान पड़ती है। तो ये एक सही मेथड नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से तो नहीं, बट यदि आप किसी व्यू को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसको रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं, रियलिस्टिक दिखाना चाहते हैं, तो आप पर्सपेक्टिव व्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इनको रेलवे लाइंस के लिए, बिल्डिंग व्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम जैसे डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको फ्रेंड्स, जिसमें हमने 2 बॉल्स को दिखाया है कि जो एक पर्टिकुलर प्लेन में रखी हुई हैं। ये हमारा प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन को हम बोल देते हैं, ये हमारा ऑब्जर्वर है। तो ये हमारा प्लेन है जो हमसे बहुत दूर है। तो बेसिकली ये नियर क्लिप प्लेन और फोर क्लिप प्लेन हमने इसलिए यूज किया था कि हम बता सकें कि ये ऑब्जेक्ट हमसे दूरी पर है और ये ऑब्जेक्ट हमसे नज़दीक है। तो जब हमारा ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से व्यू करते हैं तो ये जो बॉल है जो कि इक्वल लेंथ की हैं, इक्वल साइज की हैं, तो ये येलो कलर की बॉल है फ्रेंड्स जो हमें बड़ी दिखाई दे रही है, और ये जो रेड कलर की बॉल है जो कि इक्वल साइज है ये हमें छोटी दिखाई देती है, जो कि एक फोर शॉर्टनिंग का जो इल्यूजन है, फोर शॉर्टनिंग इफेक्ट है, जो हमें इस तरह का व्यू दिखाई देता है। सेकेंड वन इज, आपको यदि एक इस एंगल से देखेंगे इसको, तो ये रेड कलर की बॉल हमें येलो कलर की बॉल के पीछे छुपी हुई दिखाई देती है। तो इस तरह का हमें रियलिस्टिक व्यू मिलता है, बट ये एग्जैक्ट शेप साइज को रिवेल नहीं करता है। तो ये डिसएडवांटेज हमें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में फ्रेंड्स देखने को मिलता है।